हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओ सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन सभी का कल ही एग्जाम होने वाला है MED 2, यानी हम इसे MED 002 भी कहते हैं। और सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट का नेम है सतत विकास, मुद्दे और चुनौतियां। तो ये आप सभी का सब्जेक्ट है और इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। आप सभी को मैं बता दूं, पेपर आप सभी का दो तरीके से बनता है ये। या तो पेपर में आप देख सकते हो केवल 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, यानी एक ही क्वेश्चन में दो बातें आती हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो बातें आती हैं, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो आप सभी का 5 और 5 नंबर का, यानी कम लिखना होता है। आप सभी को ध्यान रखना है। तो कम लिखने की वजह से पेपर इजी होता है, लेकिन कई बार पेपर का टाइप ऐसे भी बन जाता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि पेपर के अंदर आपके 5 नंबर के से ज्यादा के क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला पेपर है। ये टाइमिंग कब की है पेपर की, यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं है। एक सेकेंड, इस वाले में मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर ईयर मेंशन 2011 2019, यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर 2019 का है ये पेपर। तो कई बार क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके पेपर में, कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आएंगे जिसके अंदर 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और कई बार पेपर ऐसा आता है आप सभी का जिसके अंदर केवल 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस वाले पेपर में भी आप देखोगे 10 नंबर के क्वेश्चन है। पेपर कब का है ये, इसमें ईयर मेंशन नहीं है, इस वाले में कहीं में ईयर मेंशन नहीं है। तो आपसे भी इसमें से कोई भी परेशान नहीं होंगे, आप पेपर मैच कर लेना, आपको सेम पेपर यही मिलेंगे। तो कई बार पेपर 10 नंबर का भी आता है एक क्वेश्चन, और कई बार एक क्वेश्चन 5-5 नंबर में भी डिवाइड होकर आते हैं, जैसे कि इस तरीके से आया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आप सभी के इंपॉर्टेंट है और क्या आपको करने ही करने। सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना ही पढ़ना है। इसको इंग्लिश में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि विकास का एक ऐसा तरीका जो आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखा किया जाए, क्योंकि हम संसाधनों का उपयोग करके हम विकास की गतिविधियां करते हैं। और विकास सच मायनों में तभी माना जाता है जब हमारी विकास का जो क्रम है वो लगातार चलता रहे। ये जो क्रम है अभी का, जैसे आज हमारे पास में संसाधनों का हम प्रयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधनों का उचित मात्रा में उपयोग कर सके, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको पक्का करके ही करके जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखो क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसमें से गहन क्षमता की अवधारणा में क्वेश्चन तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ग्रहण क्षमता की अवधारणा की चर्चा कीजिए। ग्रहण क्षमता जो है पारिस्थितिकी, है ना, पदचिन्ह से किस प्रकार संबंधित है। पारिस्थितिक पदचिन्ह का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिक पदचिन्ह का मतलब होता है कि किसी निश्चित स्थान पे, जो क्वेश्चन आपको समझना है हिंदी में, आप कोशिश ये करना आप इंग्लिश में उसको इस तरीके से पढ़ लेना। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसा स्थान जहाँ पर कोई खास प्रकार की प्रजातियां रहती है, निवास करती हैं, और वो प्रजातियां धीरे धीरे क्या करती है, उनका वो पूरा का पूरा हिस्सा बन जाता है, वहां पर एक खास तरीके की प्रजाति का दबदबा हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर है, वो आपको वेस्ट बंगाल के साइड में, या फिर आपको सुंदरबन का जो डेल्टा है वहां पर आपको बहुत ज्यादा पाने को मिलेगा, वहां मिलेगा। गिर के जंगल में भी आपको बाघ मिलते हैं, परंतु वहां पर थोड़ी सी अलग मिलते हैं, डिफरेंट मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जो है, और पदचिन्ह के साथ रिलेट करके ही करेंगे कि जहां पर उनकी पूरी की पूरी पकड़ मजबूत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त प्रौद्योगिकी क्या है, और ये पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहली बात तो हम यहाँ पर आपको दिखा दें, ये जून 2022 का लेटेस्ट पैटर्न है। तो अब ये संभावना है कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन ना बने। आपको पहले ही बता दूं कि अब की बार संभावना ना है, और 5 नंबर में अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कम लिखना होगा, लेकिन मुश्किल ये भी आ जाता है कई बार, ये वाला क्वेश्चन तो आता है पर ये वाला नहीं आता, ये वाला तो आता है पर अगला नहीं आता। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं कि आप दूसरा अटेंड कर रहे तो ये दोनों अटेंड करने पड़ेंगे, तीसरा अटेंड करोगे तो तीसरे के दोनों अटेंड करने पड़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। उपयुक्त प्रौद्योगिकी क्या है, उसके उपयुक्त उपयुक्त प्रौद्योगिकी का मतलब है, जैसे आज इलेक्ट्रिक बाइक्स चल रही है तो वो हमारे लिए क्या है, जो पर्यावरण को प्रदूषण ना पहुंचाए। दूसरी बात, जो पर्यावरण का दोहन है इतना ज्यादा ना करे, ऐसे
जो प्रौद्योगिकी है ये उपयुक्त प्रौद्योगिकी है। जैसे ऊर्जा संसाधन के लिए आज हम सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम बैटरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्या कर सके, पेट्रोलियम या और जो खनिज संसाधन है उसको बचा सके। तो कहीं न कहीं और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचा सके। तो ये बेसिकली इसके अंदर आप सभी को अच्छे तरीके से समझना है। इसके 6 परिस्थिति की बतानी थी आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप सभी के लिए, उद्योग को पूंजी निवेश का आधार किस प्रकार माना जाता है? देखो, उद्योग को पूंजी निवेश का आधार, यानी बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्री डाल देते हैं और इंडस्ट्री डालने के बाद में वो एक पूंजी निवेश का साधन है, क्योंकि जब तक वो इंडस्ट्री चलेगी तो तब तक तो वहां से प्रॉफिट गेन होता रहेगा डायरेक्टली। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी जब प्रॉफिट गेन नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो, उसको दोबारा सेल कर सकते हो, या फिर उस उद्योग के अंदर ही आप कुछ और चीजें भी निर्मित कर सकते हो, कुछ और चीजें भी बना सकते हो। तो उद्योगों को कई बार पूंजी निवेश का आधार समझा जाता है और इसके प्रकार आपको इसके अंदर बताने, कोई दो दो आप इसके अंदर बिल्कुल इजीली बता देंगे। देखो, अब अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुआयामी उपागम के संदर्भ में स्तरीय और स्थानांतरण तंत्र क्या है? बहुआयामी स्तर स्थानांतरीय, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई चीज पलायन होकर पहुंचती है तो वो क्या कहलाती है? स्तर स्तर स्थानांतरण तंत्र कहलाती है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। स्तर स्थानांतरण, जब एक स्थान से प्रजातियां दूसरे स्थान पर क्या होगी, पलायन होगी, वो जाकर बसेगी और वो किसका कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं होगा। जैसे कई रोजगार के लिए जाते हैं, कई लोग हैं जो बेहतर जीवन के लिए जाते हैं, कई लोग इसलिए जाते हैं स्वास्थ्य के लिए, कई शिक्षा के लिए, कई लोग रोजगार के लिए। तो अलग अलग इसके रीजन हो सकते हैं। इनके 5 उपागम आपको बताने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े उपभोक्ता और जीवन शैली की समस्या क्या है? तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के साथ जो भी उपभोक्तावादी, मतलब जो ज्यादातर मार्केट्स की चीजों को यूज करता है, खुद से कम चीजें बनाता है, ज्यादातर बाजार पे निर्भर रहता है, तो इससे जीवन शैली में कई बार अलग अलग तरीके की विकृतियां हो जाती है। जैसे हमारा धन जो है वो संचय नहीं हो पाता, साथ ही साथ हम दूसरों के ऊपर निर्भरता हमारी ज्यादा बढ़ने लगती है, और साथ ही साथ आराम और सुख सुविधाओं की वजह से हमारी जो है गैर ऐसी जीवन शैली बन जाती है, जो जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक बन जाती है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बिल्कुल ईजी है, इसमें आप और भी बातें एक्सप्लेन कर दोगे, क्योंकि इस वीडियो में केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखो, गेट के बारे में पूछा गया है, GATT गेट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। आप सभी को पता है 1945 में ब्रिटेन गुड्स प्रणाली के तहत 3 संस्थाओं का निर्माण किया जा रहा था, WB, IMF और गेट। गेट का नाम पहले गेट ना होकर ITO था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, अमेरिका की सीनेट ने इसको पास नहीं होने दिया और गेट इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया। जो कमियां थी उसको दूर किया गया और आगे चल के 1 जनवरी 1995 से गेट का नाम परिवर्तन करके WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। तो भाई इसकी क्या कमजोरियां हैं? इसकी कमजोरियां ये है कि केवल विकसित देशों का इस पे प्रभाव चलता है, हम ये बात कर सकते हैं। दूसरी बात कमजोरी ये है कि ये विश्व में ऐसे देश जो आपस में दुश्मनी रखते हैं उनके बीच में व्यापारिक समझौते करवाने में असफल रहा है। तीसरी बात, विकासशील देशों का लगातार यहाँ पर विकसित देशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। एक ये इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, एक कमी उसकी है, और बाकी और कमी भी आप इसके अंदर एलिब्रेट अपनी तरफ से कर सकते हो। अगला है मरुस्थलीकरण। क्या है? मरुस्थलीकरण का मतलब होता है जब आपके एरिया में उपजाऊ भूमि खत्म होने लगती है, लवणीय भूमि ज्यादा बढ़ने लगती है, तो ये मरुस्थलीकरण हो जाता है। इसके क्या कारण है? इसके कई कारण है। ज्यादा कीटनाशक वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। ज्यादा अगर हम भूमि को यूज करते हैं, यानी प्रति नहीं छोड़ते, क्योंकि कृषि करने का एक नियम ये है कि अगर आपने 5 साल लगातार इस भूमि पे खेती कर ली तो आप इसे 1 साल के लिए प्रति छोड़े, खाली छोड़े, ताकि इसकी उपजाऊ क्षमता वापस आ जाए। कई बार अलग अलग तरह के हम कीटनाशक दवाइयों और पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम निकल के आ जाती है। और अगली बात है यहाँ पर कि सतत विकास की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता के क्षेत्र कौन कौन से, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो सरकार द्वारा संसाधनों का आरक्षण किया जा रहा है या संरक्षण किया जा रहा है, वही निश्चित रूप में। दूसरी बात यह है कि संसार, अब जैसे हम कोई भी नई गतिविधि शुरू करना चाहते हैं तो हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, अगर वो संवेदनशील होती है तो। आप सभी को ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी के पेपर में आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद प्रौद्योगिकी में 5M की क्या मुख्य भूमिका है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। और स्वास्थ्य एवं औषधि का पारस्परिक ज्ञान,
स्वास्थ्य यानी जो आपकी सेहत है और औषधि यानी दवाई का पारंपरिक ज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्योंकि आज जैसे फॉर एग्जांपल जिनको पता होता है हर जगह पर डॉक्टर जो अवेलेबल नहीं है, तो जिन व्यक्ति को स्वास्थ्य और औषधि के बारे में पता है तो उसके बारे में बताना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनका मैं क्या ही उत्तर दूं आप लोगों को, आप ऐसे ही उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैव ग्राम की परिभाषा लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड हुआ है, ये क्वेश्चन आप इसको जरूर करोगे और बुक के अंदर इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए रिपीटेड है, वायु तथा जल प्रदूषण संबंधित भारत में पर्यावरण कानून क्या बने हुए? जैसे बाइक से रिलेटेड कानून बने हुए, पॉल्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे प्रदूषण से रिलेटेड ये कानून है कि ज्यादा संवेदनशील अगर आपकी इंडस्ट्री है तो आप उस पर क्या लगाओगे, उस पर भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है या बैन करना पड़ता है, ऐसी जगह पर आप लगाओगे अपनी इंडस्ट्रीज जहाँ पर ज्यादा आवासीय लोग ना रहते हो। तो ऐसे बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं, तो आपको उन कानूनों की चर्चा करनी है। एशिया बैंक के कोई 3 उद्देश्य, किसी भी बैंक के कुछ सिंपल से उद्देश्य होते हैं कि वहां पर लोगों को ऋण प्रोवाइड कराना, यानी ये एशिया बैंक जो है एशिया को देशों को ऋण पहुंचाने का काम करती है, ऋण प्रदान करने का काम करती है, आपसी सहयोग या आर्थिक निवेश को बढ़ाने के लिए और देशों के अंदर एफडीआई की सीमा को बढ़ाने के लिए। कुछ ये आप कोई भी लिख सकते हो, बहुत सारे इसके अंदर। इसके बाद में चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछेगा कि पर्यावरण आंदोलन बताइए, तो उसमें से चिपको आंदोलन भी एक पर्यावरण आंदोलन है और इसके ऊपर तो क्वेश्चन बन भी सकता है चिपको आंदोलन पे। तो इसकी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, हमने भी अपलोड कर रखी है, अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप सर्च कर सकते हो। अगला है यहाँ पर संकटाक्षण, यानी ऐसे ऐसे जीव जंतु जिन ऐसे वन जिन पे संकट या खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उस पर क्या क्या हमने साइट्स के समझौते इसके अंदर लिखने हैं, तो ये बुक्स के अंदर इजीली अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं इसके ठीक पहले ये पेपर जो है जून 2022 का पेपर था, और आप सभी के लिए पहले के जो पेपर थे मैं आप लोगों को बता दूं 2019 के पेपर ज्यादातर MPS 1 के हटे हुए थे और उसमें से ज्यादातर पेपर आए। और अगर आपको असाइनमेंट गुरु की वेबसाइट पे 2022 का 2022 का जनवरी का आपको पेपर मिल जाता है, दिसंबर का पेपर मिल जाता है, सॉरी वो वाला पेपर आप जरूर देख लेना, 2021 वाला मिलेगा दिसंबर का, या तो 2021 दिसंबर लिखा होगा, 2021 दिसंबर, ये नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा 2022 बाद में जनवरी लिखा होगा, ये लिखा होगा। पेपर आप लोगों की वेबसाइट पे है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, और ऐसे पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसका मतलब यही है। अब मैं आपको बता दूं, आप खुद भी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो जाकर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए सिंपल ये बन जाता है, ये देखो जून 2021 का है, वो वाला पेपर कौन सा था, तो आप लोगों को मैंने बता दिया 2021 में दिसंबर का होगा या जनवरी का होगा, आप वो पेपर देख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल से है, लैंगिक विषमता क्या है? लैंगिक विषमता का मतलब सिंपल सा होता है कि लिंग के आधार पर जो हम भेदभाव करते हैं वो लैंगिक विषमता कहलाती है। पर्यावरण बचाने में तथा सतत विकास में लैंगिक जो विषमता है वो बाधा उत्पन्न कर सकती है, जैसे चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन है, आपको पता है चिपको आंदोलन क्यों आता है? क्योंकि महिलाएं पेड़ से चिपकी थी, और महिलाएं पेड़ से इसलिए चिपकी थी क्योंकि वहां पर महिलाएं जंगलों में जाती थी, लकड़ी चुनती थी और लेकर आती थी घर पे, और उसके बाद उन लकड़ी से उनको जलावन को मिलता था, या जो भी खाना वगैरह बनाते हैं वो जलाकर बनाते थे। लेकिन पुरुष जो थे उस जगह पर उन्होंने मुख्य भूमिका क्यों नहीं निभाई? क्योंकि पुरुष ज्यादातर काम पे जाते थे, तो पुरुष विरोध कैसे कर पाते? तो महिलाओं ने, क्योंकि उनकी जीविका का सोर्स ही था, इसलिए महिलाओं ने वहां पर क्या किया? आंदोलन किया। ठीक इसी प्रकार का ठीक चिपको आंदोलन है, ठीक विश्नोई आंदोलन है, ठीक अपिक्को आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने मुख्य भूमिका निभाई, और इसके साथ साथ आप देखोगे चिल्का आंदोलन। तो ये कुछ आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने एक तरफ से डोमिनेट किया और आंदोलन किया। अगला क्वेश्चन है, हम अपनी भूमिका अपनी जीवन शैली के अनुसार निभाते हैं, सतत विकास के अनुरूप हो सकती है नहीं होता है। आपका दिनचर्या, आपका जीवन शैली जो है ये आपके विकास को काफी प्रभावित करता है। ये डिपेंड करता है कि हम कितनी नेचुरलिटी से जीवन जीते हैं। हम अगर ज्यादातर हम पेड़ों को काटेंगे या फिर हम सोचेंगे ज्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए तो कुछ तो भला हो सकता है, पेड़ों को काटेंगे तो कुछ तो नुकसान होगा ही होगा। इस तरीके से हम हमारे जीवन शैली है किस तरीके से सतत विकास को प्रभावित करती है। जैसे हमें कहीं जाना है तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसी चीज वहीं पहुंचने के लिए पेट्रोल या ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे धुआं निकलेगा, जिससे पर्यावरण को भी। तो हमारी जीवन शैली किस तरीके से प्रभावित करती है इसके अंदर ये बताना है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्रयोग जो है वो विभिन्न आयामों का विश्लेषण है, यानी प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के विभिन्न आयाम बताने कि हमें कैसे कैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, हमें इसके बारे में इस क्वेश्चन के अंदर वर्णन करना है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर करना चाहिए, चाहे वो हमारे अगर ऐसे संसाधन है जो गैर नवीनीकृत संसाधन है जिनका एक बार उपयोग करने का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, तो उसको ध्यान से उपयोग करें। जैसे
हम देखते हैं पेट्रोलियम है, उसको एक बार अगर हमने यूज कर लिया तो वी कांट रीयूज। तो इसीलिए हम इस चीज को अच्छे तरीके से देखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वैश्विक पर्यावरण की समस्याओं का वर्णन करना है आपको। पर्यावरण की वैश्विक दो समस्याएं कौन कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग कर दो, दूसरी बात आप कर दो पर्यावरण की ओजोन परत में छिद्र कर दो, चलो वो भी नहीं लिखना चाहते, ठीक है। तो जल है, जल की गुणवत्ता का ह्रास या फिर पीने योग्य जल की कमी होना, तो ये एक वैश्विक पर्यावरण की समस्या में से वानिकी भी लिख सकते हो, जंगलों का कटाव, वृक्षों का कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पर्यावरण के रक्षा के लिए दो किए गए अंतरराष्ट्रीय समझौते। तो एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल का, पर्यावरण की रक्षा के लिए समझौते बताने आपको इसके अंदर। एक आपका मॉन्ट्रियल समझौता है, एक पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस समझौता है, बहुत सारे समझौते हैं इसके अंदर आप डाल सकते हो। आप स्टॉकहोम से लेकर बहुत सारे सम्मेलन है ऐसे हो रखे, आप इनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरकार के पास में, राष्ट्रीय सरकार के पास में देखो राष्ट्रीय सरकारें जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक सेकंड। देखिए, राष्ट्रीय सरकारों के पास में स्वस्थ पर्यावरण नीति से राष्ट्रीय सरकारें जो है, सॉरी, राष्ट्रीय सरकारों के पास में स्वस्थ पर्यावरण की नीति, यानी जो हमारी सरकार है वो पर्यावरण को सुरक्षा करने में किस प्रकार से भूमिका निभाती है, सरकार की नीतियां। तो वन नीति आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ रखी है, चाहे वन नीति 1957-52 की पढ़ी है आपने, या फिर 1972 की पढ़ी है, 2005 की पढ़ी है, जो भी वन नीतियां पढ़ी आप उसको, तो नहीं है तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय समस्या निदान के लिए नागरिक समाज की भूमिका क्या है। नागरिक समाज में यानी एनजीओ वगैरह की भूमिका बतानी है, या गैर राष्ट्रीय संगठन, जो भी हमारे ऐसे एनजीओ वगैरह होते हैं उनकी आपको भूमिका कुल मिला के बतानी है। एनजीओ की भूमिका बहुत ज़्यादा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर बता बोल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसपे मैं दिक्कत, ये क्वेश्चन आपसे भी आपके पेपर में आ सकते हैं, चाहो तो आप ये भी देख लो एक बार, अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो ये नागरिक समाज की भूमिका क्या है, जैसे जल बचाने में, बीज बचाने में, पर्यावरण के संरक्षण में, इन सब में इनकी खास भूमिका रही है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद में सतत विकास बहुआयामी है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें आपको कोई दो पे करना है। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु जन भागीदारी, आंदोलन की भूमिका, सबको आंदोलन वगैरह पक्का करके जाना है, क्योंकि अलग अलग तरीके से दिमाग लगा के आपको क्वेश्चन करने, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे डायरेक्टली ना पूछे जा रहे हैं जैसे अगर आप सोच के चल जाओ डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को पढ़ लें और चले जाए हमारा हो जाए, वो काम नहीं होगा इस पेपर में। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही है, इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सतत विकास की परिभाषा लिखिए, आपको ही करना है, और इसके चार उद्देश्य। तो सेम क्वेश्चन देखो, फरवरी 2021 है, और यहाँ पर आप पेपर देखोगे तो ये वाला पेपर में भी सेम क्वेश्चन आया था, सतत विकास वाला फर्स्ट क्वेश्चन के चार उद्देश्य की। तो सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगला है पारिस्थितिक तंत्र उपागम, संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो ध्यान रखना है कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण को संरक्षण करने में, पर्यावरण को संतुलन बनाने में पारिस्थितिक तंत्र की मुख्य भूमिका होती है। इसकी संक्षिप्त व्याख्या क्या है? फूड चेन से कर सकते हो आप इसके अंदर, और साथ ही साथ में अगर इसका कोई भी अंग जो है, कोई भी हिस्सा जो है वो अगर बिगड़ जाता है तो वो असंतुलन में आ जाता है। क्योंकि हमने ईवीएस की वीडियोस बहुत सारी डाल रखी है, अगर आप लोग देखोगे, आप ईवीएस बाय सोर्स सॉल्यूशन लिखोगे तो उसमें आपको पारिस्थितिक तंत्र वाली वीडियोस भी मिल जाएगी, तो आपको वाली वीडियोस देख सकते हैं। अगर ना मिले तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट करके लिंक प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा है पारिस्थितिक ज्ञान को परिभाषित कीजिए। पारंपरिक ज्ञान को आपको इसमें परिभाषित करना है। और स्वस्थ एवं औषधि, तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम रिपीटेड है, अभी पीछे हम बात कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ज्यादा वैरायटी है ही नहीं। पारिस्थितिक ग्राम जो है, देखो उस वाले पेपर में भी आया था पारिस्थितिक ग्राम, तो चिंता इसमें पारिस्थितिक ग्राम एक सेम क्वेश्चन अभी रिपीटेड हो गया था, अभी आप लोगों को देखना मतलब चलिए देवग्राम आया था, पारिस्थितिक ग्राम इसी तरीके से आपसे पूछेंगे। अगला है धारणा, ये क्वेश्चन धारण क्षमता संप्रत्यय के आधार पे इसकी व्याख्या करनी है आपको। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको मत करो। और प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता के लिए, अच्छा टेक्नोलॉजी क्यों हम अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए आपको कोई 5 रीजन आपको बताने हैं, कैसे हम उसको अच्छा बनाया जा सकता है, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी पीछे रिपीट हो चुका है।
पर्यावरण और समाज में औद्योगिक, ठीक है नहीं, 2 या 4 5 जो भी आपको दुष्परिणाम लिखने हैं, उनकी सूची बनानी है, पाँचों की सूची बनानी है। पर्यावरण और समाज के कारण उद्योग से क्या प्रदूषण होता है, कैसे पर्यावरण को नाश पहुँचा रही है, इसके बारे में। मरुस्थलीकरण और सूखाकरण का क्या कारण है? तो मरुस्थलीकरण और सूखाकरण का मतलब है बार-बारी अगर हम वनों को काटेंगे तो मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जो फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन के अंदर का पानी ज़्यादा निकालेंगे, ठीक है? जैसे आप सबमर्सिबल देखते हो या और सारी चीज़ें होती हैं तो उसके थ्रू भी अ, पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय जीवन का। जलीय जीवन का जीवन शैली कैसी है? उपभोक्तावाद के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और यहाँ पर सतत विकास और सहकारी संस्थाओं की भूमिका, सतत विकास और सहकारी संस्थाओं का भूमिका पिछले वाले पेपर में लास्ट क्वेश्चन आया था। इसमें एनजीओज की जिसमें भूमिका बतानी थी वो सेम क्वेश्चन है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए भूमंडल के प्रयासों एक बाधा है। भूमंडल क्या है? भूमंडल के प्रयास यानी इसमें वैश्वीकरण कैसे एक चुनौती है, क्योंकि वैश्वीकरण के आने से जैसे विकसित देश जो है अपने देश में तो पर्यावरण का नाश कर चुका है, लेकिन आज वो विकासशील देशों में भी जा रहे हैं और वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर रहे हैं, सस्ते श्रमिक मिल रहे हैं, अधिक से अधिक वहाँ पर संसाधनों का इस्तेमाल करके उन देशों की भी स्थिति धीरे धीरे खराब करते जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारतीय नागरिक की समाज की पहल। आप खुद इसमें एज्यूम करके चलेंगे कि अगर आप खुद होते पर्यावरण आपको ही सुरक्षा करना है तो कैसे कर सकते हो? तो आप कह दोगे कि वानिकी यानी वनों को बढ़ाएंगे, जो संसाधन है उनको हम क्या करेंगे उनको निश्चित रूप से बचाने का प्रयास करेंगे। अब ये भी डाउट आएगा आपके मन में कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने पेज आंसर लिखना पड़ेगा? तो आपको 1.5 पेज आंसर लिखना पड़ेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मिनिमम आपको 3 पेज लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपसे भी के लिए विकासशील और विकसित देशों में असमानता के कोई 3 कारण। विकसित देशों में तकनीकें ज़्यादा हैं, विकासशील देशों में संसाधन ज़्यादा है। विकसित देशों में तकनीकें ज़्यादा होने की वजह से बाज़ार जो है बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म के, बहुत महँगी किस्म के बाज़ार हैं। विकासशील देशों के अंदर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है, तो यहाँ से अलग-अलग प्रकार की वस्तुएँ जो है विकसित देश बनाते हैं और उसे विकासशील देशों से इम्पोर्ट करके विकसित देश ले जाते हैं और वहाँ पर बेचकर अधिक लाभ कमाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए जनहित मुकदमे द्वारा निभाई गई भूमिका बतानी है आपको। जैसे आपने देखा था कि चिपको आंदोलन जो था वो कोर्ट में गया केस, इक्को आंदोलन है वो कोर्ट में गया केस। तो ऐसे आंदोलन जब कोर्ट में जाते हैं तो पर्यावरण के हित में न्यायालय का फैसला आता है कि नहीं, पर्यावरण की रक्षा में इसका आता है कि नहीं, ये आपको बताना है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र सुरक्षा क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे पूरा हमारा जो वन्य पर्यावरण है वो पूरा डिपेंड करता है। हमारी कई सारी प्रजातियां इसके ऊपर निर्भर है, इसीलिए हमें इसे सुरक्षित करना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस कम ही आ रहे हैं, क्वेश्चन 8 ही आ रहे हैं, लेकिन बढ़िया आ रहे हैं जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जैसे ये वाला पेपर में क्वेश्चन अभी पिछला भी रिपीट हुआ है, डी एफ आई, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और रिपीट होने की फिर प्रबल संभावना है। इस क्वेश्चन को जरूर करें। DFI यानी जो भी डेवलपमेंट वाले कंट्रीज रहेंगे उन सभी ने किस तरीके से पर्यावरण के संरक्षण में क्या भूमिका निभाई है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही एक्सप्लेन करना है। ये वाला क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है फिर से, पर्यावरण संरक्षण में गैर सरकारी संगठन की भूमिका यानी NGOs की भूमिका क्या क्या है, इसके बारे में बताना है आप सभी को। और ऐसे क्वेश्चन से आपसे आपको अगर समझ नहीं आता तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के पूछता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है स्थानीय समुदाय में पारस्परिक आभासों ज्ञान के वैज्ञानिक। अब ये जो पूरा पढ़ता हुआ जाएगा उसको समझ नहीं आएगा, कोशिश करनी है ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके ही चलना है और उन क्वेश्चनों को पहले डील करनी है जो क्वेश्चन आप लोगों को इजीली समझ में आता है। जैसे सतत कृषि के लिए विभिन्न पौधों की उपज, विभिन्न पौधों की उपज का कोई भी पौधे हो, है ना, पौधे की उपज के तरीके, पशु उत्पादन, इसके बारे में आपको बताना है कि कृषि सतत विकास के लिए जैसे कृषि कार्य जो है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और पशुपालन भी बहुत जरूरी है, तो दोनों के बारे में आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर और दक्षिण विभाजन, यानी उत्तर विभाजन का मतलब है विकसित देशों से, अभी पीछे क्वेश्चन आया था विकसित देशों से, और इसमें आया है दक्षिण विभाजन का मतलब है विकासशील देशों से, विकासशील देशों से। तो इन दोनों की जो भूमिका अलग अलग है, विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया तो इसके बारे में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन है और आप लोगों को एक अंदाजा भी लग गया होगा कि पेपर किस हिसाब का आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि सतत विकास को
प्राप्त करने के लिए दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में स्थापित संस्थागत तंत्र का वर्णन कीजिए। इन दक्षिण एशिया के देशों के द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए? आपस में इन्होंने जैसे अब सुंदरवन का डेल्टा आएगा, वो कहाँ पड़ता है? तो आप बोलोगे वेस्ट बंगाल और इंडिया के बॉर्डर के नियर बाय। तो यहाँ पर उन दोनों देशों ने इस जगह की प्रजाति को बचाने के लिए काम किए हैं या और लगातार कर भी रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण में इसके अलावा जैसे कई महासागर है, तो महासागर को गंदा ना किया जाए, उसको भी खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है इस चीज़ के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये टिप्पणी सिंपल ही है, प्रौद्योगिक आधारित कृषि प्रणाली, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी ऊपर भी खुद ही इसी पेपर में आए हैं। सेम चीज़ें आप लोगों के लिए रिपीट होगी। पर्यावरण संरक्षण में भूमंडलीकरण के प्रयासों की रास्तों को बाधाएं बताइए। यानी भूमंडलीकरण के कारण पर्यावरण किस तरीके से विकसित देश जो है आ रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे हैं। विकसित देश विकासशील देशों के अंदर आते हैं अपनी कंपनियों उसको लेकर, और जो भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों का यूज करते हैं और आराम से। ये सेम क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आप सभी के लिए रिपीट हो रहे हैं। हर पेपर में आप लोगों को जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस में से आपके पेपर में आएगा। ऐसे ग्रहण क्षमता हो गया, ये क्वेश्चन पहले आया था, सतत विकास और सांकेतिक आया था। भारत में किन्हीं आपको कारणों को बताने हैं जो पर्यावरण को बनाए रखने में या पर्यावरण को बनाए रखने में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। ये सेम क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं। आप लोगों के लिए यही वीडियो थी। बाकी अभी तक जिन लोगों ने टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसमें अभी तक हमारे जो है 600 के अराउंड समथिंग स्टूडेंट्स हमारे साथ आ चुके हैं। तो आप लोग भी वहाँ पर आकर अपने जो भी डिस्कशंस का सेशन है या जो भी चीज़ है उसको भी अटेंड कर सकते हैं फ्रीली। और वहाँ पर अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो पर डाउट्स भी छोड़ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो जो है आप लोगों के लिए आ जाएगी। और आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है आप इस चीज़ के लिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डेट के साथ में मेंशन कर दें। तो मिलते हैं हम आप सभी से अगली वीडियो में।